हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आप सभी का CHS BHU मालवी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th का अपना एक नया चैप्टर जो 11th इंट्रेंस में जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी तक हमने बात की आपके कौन से चैप्टर की, अभी क्या ख़त्म हुआ हमारा रिसेंट में, मोशन है ना, गति। उसके कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और उसके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर हो गए। ठीक, उसके और क्वेश्चन, परेशान मत हो, क्वेश्चंस मिलेंगे। और अब अपना एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। अब गति, अभी तो आपने गति पढ़ी, अब गति के कुछ नियम भी हैं बाबू। उस नियम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या क्या नियम लगते हैं गति में, गति किन किन नियमों पर निर्भर करती है। ठीक, और बल क्या होता है, बल की वजह से गति कैसे आती है, ये सारी बातें हम करने वाले। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, 3 लॉ हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। अपने कुर्सी की पेटी बांधिए और स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक, अपनी जर्नी शुरू करते हैं इस चैप्टर की। चलिए, तो देखिए सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में क्या चीज़, हम क्या बात करने वाले हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल डेफिनेशन है जो क्लास 7th 8th के बच्चों को भी बताई जाती है। सिंपल सा, सिर्फ फोर्स इतना ही नहीं है, बट एक लेवल का जो डेफिनेशन है वो अभी इस लेवल का डेफिनेशन यही समझो। अब पुल एंड पुश, पुल मतलब क्या है कि खींचना, और पुश मतलब ढकेलना। अक्सर गेट पे लिखा रहता है पुल एंड पुश। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खुद भी अभी भी कंफ्यूज होता हूँ, पुल मतलब क्या है। एकदम से जब सामने गेट पे लिखा होता है तो समझ नहीं आता खींचना है या ढकेलना है। तो ये कन्फ्यूज़न होती है, मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों को ये होती कि नहीं। हाँ चलो, तो यहाँ पे क्या है, पुल एंड पुश, किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को खींचना, उसी को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं, बल बोलते हैं बाबू। ठीक है, अब फोर्स आर यूज इन आवर एवरीडे एक्शन। हर प्रतिदिन जो भी कार्य कर रहे हो उसमें क्या लगता है, हमारा बल लगता है। बिना बल के तुम पूरा दिन ऐसा तुम्हारा जा ही नहीं सकता जब तुम अपना कोई बल ना लगाओ। मैं इस पेन को उठा रहा हूँ आपके सामने, तो ये पेन उठाने में भी बल लग रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इस बोर्ड पे लिखूंगा तो उसमें बल लग रहा है। बल लगने की वजह से कुछ कार्य हो रहा है। कार्य तब तक नहीं होगा जब तक कोई बल नहीं लगेगा। बल लगने पर ही कार्य होता है। ठीक, तो कार्य की बात आएगी तो बल होगा ही होगा। और बल आपके डेली यूज़ में हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह लगता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, धक्का देना, खींचना, उठाना, खींचना, घुमाना, दबाना वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें, जो भी बेसिक प्रोसेसेस हैं, वो सारी चीज़ें क्या मानी जाती है, क्या उनको कंसीडर किया जाता है, फोर्स, बल। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब तुम्हें तो 9th के पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ाना होगा ना, थोड़ा तुम्हारा लेवल ऊपर है, तुम पीछे की चीज़ पढ़ रहे हो, रिवीजन के लिए क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा उस लेवल से पढ़ेंगे ना। हम बहुत ज़्यादा थ्योरी में घुसेंगे नहीं इसमें। तुम्हारे क्लास की चीज़ें थी तो उसमें जाना था डीप, लेकिन यहाँ एक हम टच ले रहे हैं बस। ठीक, चैप्टर का बाकी क्वेश्चन फोड़ेंगे बढ़िया से। चले, देखो पुश और पुल। पुश मतलब ढकेलना और पुल मतलब खींचना। एक डायग्राम से यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो, वेट लिफ्टर जो होता है, वेट लिफ्टिंग जो करता है वो क्या करता है, डंबल को उठाता है ना, पुल करता है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया। और उसको पुश, फिर पहले यहाँ तक उठाता है, उसके बाद ऐसे उठा के चेस्ट के ऊपर पुश करता है ना, ऊपर ढकेलता है। तो दोनों प्रोसेस होता है, वो पुल और पुश का दोनों का प्रोसेस वो करता है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं बाबू, वो सबसे पहले देखते हैं कि बल का क्या क्या प्रभाव होता है। अब फोर्स कैन नॉट बी सीन, बल को आप देख नहीं सकते कि अरे सर बल आपने पढ़ाया था क्या, बल दिखता कैसे, उसका आकार, प्रकार, उसका मतलब कैसे, वो नज़र कैसे आता है बेसिकली। ठीक, तो ऐसा कुछ नहीं है बाबू, बल आपको केवल महसूस हो सकता है, बल आपको नज़र नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। A force can be judged only by effects which it can be produced in various bodies। इसको तुम केवल देख सकते हो, इसको केवल तुम महसूस कर सकते हो, कब, जब किसी और पदार्थ पर या किसी और वस्तु पर ये लग रहा हो। ठीक, जैसे पुश और पुल कर रहे हो, मान लो इस मेज को धक्का दे रहे हो, मेज आगे खिसक रही है, तो क्या होगा, तुम्हें समझ आएगा कि हाँ इस पर बल लगाए। नहीं भी खिसक रही है तो तुम्हारे हाथों पे, तुम जब धकेलोगे ना तो तुम्हारे हाथों पर बल लगेगा। ठीक, तुम्हें बल महसूस होगा। तो क्या है, वो दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन तुम्हें महसूस हो रहा है कि मेरे हाथों पे जोर लग रहा है, तो क्या होगा, एक तरह का फोर्स होगा। ठीक, फोर्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उनको आगे क्लासेस में पढ़ेंगे हम कि फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझते जाते हैं। आगे, फोर्स कैन प्रोड्यूस फॉलोइंग। देखो फोर्स क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। पुल, ये मूव, किसी को मूव, अरे इसका कलर ही हमेशा, देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है बाबू, किसी चीज़ को मूव करा सकता है, स्टेशनरी रुकी हुई चीज़ को मूव करा सकता है, चलती हुई चीज़ को रोक सकता है। अरे सर ये तो बहुत क्रांतिकारी है। हाँ बाबू, फोर्स बहुत क्रांतिकारी होता है, कुछ भी उलट पुलट कुछ भी कर सकता है। मूव, रुकी हुई चीज़ को मूव करा सकता है,
चलती हुई चीज़ को रोक सकता है, और क्या कर सकता है, किसी की स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक, चलते हुए कोई बॉडी चल रही है, उसको या तो उसकी स्पीड बढ़ा दे या तो उसकी स्पीड घटा दे, ऐसा भी कर सकता है। और डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन, दिशा तक बदल सकता है। अ फोर्स कैन चेंज द शेप, आकार तक बदल सकता है। आप ये, मैं इस बॉटल को लिया हूँ, बॉटल को दोनों साइड से प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, देखो, अरे ये तो पानी बाहर आ जाएगा, नहीं आराम से करते हैं। ठीक, देखो मैंने प्रेस किया, ये देखो यहाँ पे इसका शेप जो है ये अंदर की साइड चला गया ना, ये देखो इसका शेप चेंज हो गया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इस पर क्या लग रहा है बाबू, फोर्स लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़े जाए, आगे बात करें। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यही हिंदी में लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी का अनुवाद है। आप अपने कन्वीनियंस के लिए, अपनी सरलता के लिए इसको नोट्स मिलेगी, पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैंने हिंदी में समझा दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ फिगर है, वही जो कहानी लिखी है उसको एक फिगर से दिखाया गया। व्हेन अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल, हिज फुट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द फुटबॉल, दिस फोर्स कॉजेज द फुटबॉल टू मूव। अब बॉल पड़ी है ग्राउंड पे, कोई फुटबॉल प्लेयर आया, उसको पैर से ले मारा, तो बॉल मूव करेगी ना, मूव करेगी। तो क्यों मूव करती, क्योंकि उस पर क्या लगा, फोर्स लगा। कौन फोर्स लगाया, प्लेयर ने लगाया, खिलाड़ी ने लगाया। ठीक, एक फोर्स का एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़े, कोई चीज़ टफ नहीं है, टफ दिमाग में रख के चीज़ें मत पढ़ा करो, साइंस तो बिल्कुल मत पढ़ा करो। जब तक तुम दिमाग को ये नहीं बताओगे कि ये चीज़ ईजी है, तब तक वो हर चीज़ को कॉम्प्लिकेट करता जाएगा बाबू, हर चीज़ को क्या करेगा, वो जटिल बनाता जाएगा। तो अपने दिमाग में सबसे पहले ये रखो कि जो भी पढ़ रहे हो बहुत ईजी है, बहुत बस कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो सारी चीज़ें सिंपल हैं। ठीक, चलो आगे करें बात। अब देखो यहाँ पे क्या है, बैडमिंटन प्लेयर है, टेनिस प्लेयर, जो भी समझ लो भाई तुम, उसने बॉल को मारी, बॉल आ रही थी इस दिशा में, देखो एरो बनाया गया, बॉल इस दिशा में आ रही थी और उसने बॉल मारा, इस दिशा में चली गई। तो इसका क्या बदल गया बाबू, डायरेक्शन बदल गया, है ना, बदल गया। तो अभी आपने पढ़ा कि फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है, अब देखो इसका शेप बदल रहा है, आकार, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग नॉर्मल ऐसे पड़ी हुई है, उसको खींच देते हो फैल जाती है, तो उसका क्या बदल रहा है, आकार बदल रहा है, बदल रहा है ना। क्यों बदल रहा है बाबू, क्योंकि दोनों तरफ से आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, इसलिए उसका आकार परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, समझ आया, आगे बढ़े। सर हम तो रोज़ तमाचा खाते हैं मम्मी से गाल पे, लेकिन हमारे गाल का आकार नहीं बदल रहा है। बाबू वो थोड़ा इलास्टिक होता है ना, इसलिए नहीं बदल रहा है। खाओ, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम खाओ ना, तो थोड़ा तो आकार परिवर्तित हो ही जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। चलो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना, क्योंकि ये समझे रहोगे तो आगे तुम्हारे लिए बहुत काम आएगा कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। नाम से समझ आ रहा है, संतुलित और असंतुलित बल। जो संतुलित है, जो बैलेंस है, बैलेंस फोर्स कैसे होता है, देखो मैंने ये बॉटल लिया बाबू, ठीक, इस बॉटल को ऐसे रखा हूँ, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये बॉटल खिसक रहा है ना, आगे बढ़ रहा है कि नहीं। देखो ये बॉटल यहाँ था, इस पर रखा था, अब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये आगे खिसक रहा है। लेकिन अगर मैं इधर से भी उतना ही फोर्स लगा दूँ, इधर से भी उतना फोर्स लगा दूँ, दोनों साइड से फोर्स लगा दूँ, क्या बॉटल खिसकेगा अपनी जगह से, नहीं खिसकेगा। इसका शेप बदल सकता है, लेकिन बॉटल अपनी पोजीशन कभी नहीं बदलेगा। देखो मैं दोनों साइड से बराबर फोर्स लगा रहा हूँ, ये पिचक भले जाए, अरे सर इतना बल है, आप में पिचका देंगे, नहीं भाई इतना नहीं है। ठीक, अब देखो ये क्या है, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है, तो ये अपनी जगह को क्या परिवर्तित नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये यहाँ पे क्या लग रहा है, संतुलित बल लग रहा है। संतुलित बल कब लगेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस मूव ना करे, उस पर बल लग रहा हो, लेकिन उस बल, जितने भी बल लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट, मतलब उनको जब बराबर करो, सारे बल को एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दो, कट जाए, सारा बल एक दूसरे का जो बल का प्रभाव है उसको काट दे, मतलब इफेक्टिव जो फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रुकी हुई है, उस पर बल लगा रहे हो, वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बल लगाने के बाद भी मूव नहीं कर रही है, मतलब उस पर क्या लग रहा है बाबू, बैलेंस फोर्स लग रहा है। और अगर कोई बॉडी चल रही है, लगातार चली जा रही है, और उस पर फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, वो रुक नहीं रही है, ठीक है, तो भी क्या लग रहा है आपका, बैलेंस। मतलब जिस भी पोजीशन में, जिस भी तरीके के उसमें वो हो, जिस भी फेस में हो, वो जिस भी फेज में हो, तो अगर उसमें परिवर्तन ना आए फोर्स लगाने के बाद, तो क्या होगा, वो बैलेंस फोर्स का कंडीशन है। देखो फोर्स दो तरह के होते हैं, बैलेंस और क्या, अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, सभी बलों का परिणाम क्या हो, शून्य हो जाए। जितने भी तरह के बल लग रहे हैं, सर क्या कह रहे हैं, अभी बताता हूँ बाबू, अभी फिगर में समझाता हूँ। जितने भी बल लग रहे हैं उन सबका क्या रिजल्टेंट, परिणाम जो है वो क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो फोर्स को क्या कहा जाएगा, बैलेंस फोर्स कहा जाएगा। फोर्स ऑफ और पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देखो एक 4 तरह की फोर्सेज आगे एक फिगर में लग रही है, वो फिगर अभी दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। देखो एक बॉक्स रखा है, ध्यान से देखना, इस बॉक्स में क्या हो रहा है बाबू, नीचे आपको पता है कि पृथ्वी क्या लगाती है, ग्रेविटी लगाती है, ठीक है, पता है ना, इतना पता है, अभी ग्रेविटेशन पढ़ेंगे लेकिन इतनी चीज़ तो पता होगी ना, आइडिया होगा। ठीक, नीचे की साइड क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक, इधर से क्या लग रहा है, कोई यहाँ आदमी खड़ा हुआ है,
यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, वो क्या लगा रहा है, इस पे धक्का लगा रहा है, ले भाई ले खींच, ठीक, इस पे धक्का लगा रहा है। इधर से क्या हो रहा है, यहाँ पे लग रहा है क्योंकि मोशन किधर कराना चाह रही है, धक्का। अभी उस दिन आप जाना 9th में फ्रिक्शन क्लास 8 के लिए पढ़ाया था, क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन पढ़ के आए हो, इतना तो पता होगा ना, फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बल जिधर लगता है फ्रिक्शन हमेशा उसकी उल्टी दिशा में लगता है। तो बल किधर लग रहा है बाबू, ढकेल किधर रहा है, इसको बॉडी को खिसकाना किधर चाह रहा है, इस तरफ। तो पक्का फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर। फ्रिक्शन हमेशा चाहता है कि जो बॉडी जिस पोजीशन में है उससे बदलाव ना हो, वो उसको जकड़ के रखता है, ठीक है कि नहीं। अगर जिधर बल लगा है उसके अपोजिट में, जैसे तुम आगे चलना चाह रहे हो तो तुम्हारा पैर पीछे से पकड़ के खींचेगा, नहीं आगे नहीं बढ़ना, आगे नहीं बढ़ना, ये वाला फेज होता है, ठीक। तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। इसमें इधर फ्रिक्शन लग रहा है, इधर क्या लग गया, फोर्स ऑफ रिएक्शन। मतलब जैसे अगर मैं इस पे ऐसे पेन खड़ा किया हूँ, तो पेन अगर ऊपर से मेरे हाथ पे फोर्स लगा रही है तो मेरा हाथ भी पेन पे फोर्स लगाता है। ये क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अभी पढ़ोगे इसके बारे में, 3 लॉ होते हैं ना, तो थर्ड लॉ यही तो कहता है, एवरी बॉडी एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, या सोज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस पे जितना फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट में वो बॉडी भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। हर जगह नियम होता है ये। अब मैं ये पेन जितना इस पर फोर्स लगा रही हूँ उतना ही फोर्स ये मेरा हाथ पेन पे लगा रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो सेम चीज़ बॉक्स के जो वेट है, नीचे वेट जितना लग रहा है उतना ही अपोजिट दिशा में ग्राउंड भी उस पर फोर्स लगा रहा है। तो चारों फोर्स क्या हो गया, ये बॉक्स हिल नहीं रहा, देखो ये डज नॉट मूव नहीं कर रहा, मतलब चार फोर्सेस लग रहे हैं उसके बाद भी परिवर्तित नहीं हो रहा, अपनी दिशा में, इसकी दिशा में विस्थापन नहीं हो रहा, मतलब इसकी स्थिति में विस्थापन नहीं हो रहा है, ये अपना जो पोजीशन है वो बदल नहीं रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ बाबू, इस पर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इसका 0 है, ठीक। सिंपल से यहाँ कि F रिजल्टेंट क्या हो गया, यहाँ पे इस केस में 0 हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ा जाए। देखो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे देखो टग ऑफ वॉर एक गेम होता है जिसमें 2 टीम होती है, दोनों अपने अपने साइड से रस्सी खींचती है, वो उधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है। तो दोनों साइड अगर रस्सी खींच रहे हैं और एक दूसरे जो टीम वाले हैं वो मूव नहीं कर रहे हैं, बस खींचे पड़े हैं, वो उधर इधर खींचा है, मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये बैलेंस फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा कि रस्सी ना इधर खींच रही है ना इधर खींच रही है, दोनों साइड बैलेंस हो गई है, ठीक। अब ना आगे बढ़ रही ना पीछे बढ़ रही, एकदम उसी पे रुकी हुई है, मतलब दोनों साइड से जितना बल लग रहा है वो बैलेंस हो गया, आपस में संतुलित हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने। और ये क्या है, व्हेन अ बैलून इज प्रेस्ड बिटवीन हैंड्स देन बैलेंस फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन बैलून ड्यू टू विच द शेप ऑफ बैलून चेंजेस। जो मैंने यहाँ एग्जांपल दिया ना कि मैं इधर दोनों साइड से फोर्स लगाऊंगा, इसमें इसका प्लेस, इसका पोजीशन नहीं बदलेगा लेकिन इसका आकार जरूर बदल सकता है। जैसे इधर देखो ये देखो ये दब गया, इसका आकार बदल गया, ठीक है। तो उसी तरह बैलून क्या होता है, बैलून को जब दोनों साइड से दबाओ तो वो जगह तो नहीं बदलेगी लेकिन बस उसका शेप बदल जाएगा आपके फोर्स से, तो वहाँ पर भी बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है। आगे बढ़े। अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल वो होता है बस इसी का अपोजिट जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो, परिणाम जो बल का परिणाम है वो 0 ना हो, ठीक। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट 0, जब 0 ना हो द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। तो इस तरह के बल को क्या कहते हैं बाबू, असंतुलित बल कहते हैं, सिंपल, ठीक। अनबैलेंस फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। जो असंतुलित बल होता है वो या तो चलते हुए ऑब्जेक्ट को, चलते हुए वस्तु को रोक सकता है या रुके हुए वस्तु को चला सकता है, क्योंकि अनबैलेंस है ना, असंतुलित है। तो कोई एक बल ज़्यादा लगेगा तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी दिशा में तो मूव होगा ही ना। जैसे इसमें क्या था, अभी क्या पढ़ के आए हो यहाँ पे। अब इसमें अगर मान लो ये जो आदमी बल लगा रहे हैं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया फ्रिक्शन से, अब तो ये इधर चल देगा ना, चल देगा, मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट, यहाँ परिणाम जो है वो 0 नहीं होगा, वो एक दिशा में मूव कर ही गया है ना, समझ आया। बस यही चीज़ है। तो अनबैलेंस फोर्स यही होता है। देखो फोर्स ऑफ पुश, देखो इसमें भी कुछ दिया एग्जांपल, यहाँ पे कार है। अब कार क्या है, कार देखो किस दिशा में चल रही है, ये कार जो है टॉय कार मूव कर रही है। फोर्स ऑफ और पुश, हम इधर धक्का दे रहे हैं, इधर ये धक्का लग रहा है इस पर, ये इधर धक्का लगा रहा है और ये कार इस दिशा में चल रही है, मोशन इधर है, ठीक, मोशन हो रहा है। और इधर फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा, पता ही है, ठीक। तो फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है कि इस मोशन को अब रोक पाए, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये हो गया क्या, एक तरह स्टैटिक फ्रिक्शन होता है और क्या होता है, मूविंग फ्रिक्शन ना, या ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसको कहते हो। तो ये अब क्या हुआ, अब स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे बढ़ गई बात। अब ये फ्रिक्शन जो है इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अब इसका पैर पकड़ के जकड़ नहीं पा रहा है, अब ये बहुत फोर्स लगा के किसी तरह आगे बढ़ ही गया है ना, वही वाला केस हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा,
जीरो नहीं होगा। देखो ये दोनों तो बैलेंस है, ये दोनों बैलेंस ना होते तो गाड़ी या तो हवा में उड़ जाती है, ज़मीन के नीचे घुस जाती। दो चीज़ होता कि ये दोनों फोर्स अगर बैलेंस ना होते, जिस दिशा में फोर्स ज़्यादा लगता उस दिशा में वो चीज़ गाड़ी उधर मूव कर जाती। अगर ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होता तो हवा में उड़ जाती, नीचे वाला ज़्यादा होता तो ज़मीन में घुस जाती। लेकिन ये आपस में फोर्स हमेशा बैलेंस होते हैं। अर्थ पे जो फोर्स होता है वो हमेशा बैलेंस होता है। ग्राउंड वाला जो फोर्स होता है, जितना इस पर लगाओगे उतना ही अपोजिट में ग्राउंड लगाता है आप पे। तो ये हो गया। लेकिन इधर वाले में क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें क्या बात करते हैं, तो कुछ वही फोर्सेस देख लिए। टू मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट वी हैव टू पुश इट विथ फोर्स ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अभी मैंने बताया। अगर किसी चीज़ को चलाना है तो आपको क्या घर्षण बल से ज़्यादा बल लगाएंगे तभी वो चीज़ बढ़ेगी आगे ना। तो वहाँ पे असंतुलित बल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, वहाँ असंतुलित बल यहाँ पे अप्लाई होने लगेगा, लागू होने लगेगा। आगे बढ़ें। If we release the suitcase from our hand, then the unbalanced force of gravity acts on it and suitcase falls on the ground. आप हाथ में एक सूटकेस लियो या अपना स्कूल बैग समझो, या सूटकेस उसके चक्कर में पड़े हो, एक स्कूल बैग समझो। स्कूल बैग को तुमने कंधे से उतारा है, यहाँ पकड़ा है, छोड़ दो, फटाक से नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे। क्यों? क्योंकि वहाँ अगर बैलेंस फोर्स होता तो वो हवा में से टंगा रहता, उसको छोड़ते तो हवा में झूलता रहता वो। अगर उस पर नीचे ऊपर दोनों ऐसा अपोजिट फोर्स बराबर लगते तो हवा में टिका रहता। लेकिन नीचे वाला फोर्स ज़्यादा लगा, ऊपर कम लग पाया, तो क्या हुआ, ऊपर हवा जो है ऊपर की दिशा में कम फोर्स लगा पाई, और जो ग्रेविटी थी नीचे ज़्यादा लगा दी, जाके वो ज़मीन पे गिर गया। समझ आया? इसलिए क्या हो गया, वो गिर जाता ज़मीन पे। फील हुआ? मान लो ये स्कूल बैग था, अभी इसको आपने छोड़ दिया, हवा में है, तो हवा जो बल लगा रही है वो कम है, वो लेस है, एयर जो अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो ग्रेविटी है वो इसको खींची पड़ी है। ठीक है, उसको खींच रही नीचे, तो ये नीचे के साइड जाके धड़ाम से ज़मीन पे गिर पड़ेगा। आगे समझ में? तो यहाँ पे ये क्या हो गया, असंतुलित बल हो गया यहाँ पे। प्लीज नोट दैट द व्हेन वी टॉक अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट यूजुअली मींस अनबैलेंस फोर्स। जब हम कभी बल की बात कर रहे हो किसी शरीर पर तो वहाँ पे असंतुलित बल की ही बात करते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे हमें कुछ मोशन दिख रहा है या कुछ रोकता हुआ दिख रहा है, कुछ उसमें प्रभाव दिख रहा है, प्रभाव तभी दिखेगा जब वहाँ पे क्या होगा, असंतुलित बल होगा। तभी तो या तो वो मूव कर रही है या मूव कर रही है तो उसको रोक दिए, तो ये दोनों केस कब दिखेगा, जब असंतुलित बल होगा तभी प्रभाव दिखेगा ना। तो समझ आया? ये सारी चीज़ें क्लियर हुई? आगे बढ़े, चलो। देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ फिगर से बना हुआ है, देख लेना, क्योंकि साइकिल क्यों आगे बढ़ पा रही है वही सब रीज़न दिया है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है बाबू? न्यूटन के नियम क्या है, न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन बाबा ने फिर एक चीज़ दे दिया, क्या सर न्यूटन पीछा क्यों नहीं छोड़ता है, एक सेब गिरा नहीं कि पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया इसने हमारी। थामा, कोई बात नहीं भाई, अब दे दिया है तो नियम पढ़ना पड़ेगा। अच्छा आदमी था, थोड़ा ज्ञान की बात दे दिया, ठीक है, अब थोड़ा तो बर्डन बढ़ गया समझता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इजी है यार, सब चिल रहो, सब इजी है। ठीक, आगे बढ़े। देखो न्यूटन क्या है, अब इसमें बोला है न्यूटन हैज़ गिवन 3 लॉ, 3 नियम दिया है इन्होंने, न्यूटन ने। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज, दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये इनको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। 3 नियम दिया उन्होंने। ठीक है, आगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला नियम क्या है न्यूटन का, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल एंड अनलेस and external force applied on the body is not applied on the body। देखो अब सर क्या अंग्रेजी बुक दिए इतना लंबा सा, सुनो सुनो सुनो। ये नियम कहता है कि अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगा। या कोई ऑब्जेक्ट स्थिर में अवस्था में है या रुके हुए हालत में है, एक जगह रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। बस सिंपल है यार। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे जब तक कोई पीछे से आगे से धक्का नहीं दे देता कहीं से, तब तक मैं आगे क्यों गिर जाऊँगा? समझ रहे हो? ठीक है, तो क्या हुआ, मैं रुका हुआ, कोई फोर्स दिया तभी मैं मूव किया ना। अब मैं मूव कर रहा हूँ, कोई एकदम से आके मेरे सामने आ गया, मैं उससे टकरा गया, तो मेरी स्पीड डाउन हो जाएगी ना। मुझे क्यों, फोर्स लगा ना, तभी मैं रुक पाया सामने से। आपकी बॉल है, बॉल जब बैट से मारते हो तो ज़मीन पे घिसते हुए जाती है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स वहाँ लगता है कि ज़मीन से रगड़ते हुए जाती है, तो उसका ज़मीन धीरे धीरे उसको उसका जो स्पीड है उसको कम कर देता है, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन फोर्स लगता है अपोजिट दिशा में। तो फोर्स आया ना, तो फोर्स ना आए अगर, तो कोई चीज़ चलती रहेगी, और कोई चीज़ क्या होगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। आप कहीं भी कोई एग्जाम्पल में देख लो, ठीक है, अपने मन से कोई चीज़ नहीं चलने लग जाएगी या रुक जाएगी जब तक उस पर फोर्स नहीं लग रहा है। आया समझ में? दिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यार, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो तुम ये इस तरह रिलेट कर सकते हो। आगे बढ़ें, ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। न्यूटन बाबा जय, आशीर्वाद ले लो तभी कुछ समझ आएगा। ठीक, देखो आइजैक न्यूटन,
द साइंटिस्ट हु गेव द लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। वाह 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 वाह, कितने सारे लॉ दे दिए, हमारी ज़िंदगी ख़राब कर दिया आपने तो। कोई बात नहीं बच्चा, हम पढ़ के ख़त्म कर देंगे, सब इजी है, बहुत आसान है। ठीक, आगे बढ़ें। इनर्शिया, देखो देखो देखो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? जड़त्व होता है। जड़त्व सर, क्या ये जड़ के अंदर होता है? अरे ना भाई ना, जड़ के अंदर नहीं होता है, बस इसका नाम जड़त्व रखा गया है। अब ध्यान से देखो क्या होता है। ठीक, ध्यान से देखो, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अब देखो ये किसी जिद्दी बच्चा जो होता है उसके अंदर का जिद्दपना है। क्या है? जिद्दपना। ठीक, बहुत अड़ी है, बहुत क्या है? अड़ी स्वभाव का है, बहुत जिद्दी है। क्या करता है? कहता है कि मैं जिस स्टेट में रहना चाह रहा हूँ, मैं जिस स्टेट में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, मैं उसी स्थिति में रहना चाहूँगा। मैं अगर रुका हुआ मैं खड़ा हूँ तो मैं खड़ा ही रहना चाहूँगा, मुझे मूव मत कराओ। मैं खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा रहना ही पसंद है, मैं मूव नहीं करूँगा। अगर मैं चल रहा हूँ तो मुझे चलने दो, रोको मत, नहीं तो मार हो जाएगी। ये वाला हाल है। ठीक है, ज़िद्दी बहुत है ये। इनर्शिया मतलब जड़त, जड़त मतलब ज़िद। ये जिद किसकी होती है? किसी वस्तु की होती है कि वो या तो रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी है बाबू, ये कोई फोर्स नहीं है, ये प्रॉपर्टी याद रखना। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। क्या है ये? यह गुण है। ठीक है, ध्यान रखना, ये किसी वस्तु, किसी पदार्थ का गुण है। ठीक, हमारे आपके भी अंदर का ही गुण है। अब बॉडी अगर लेटी हुई है तो चाहेगी लेटी रहे, इसको मूव मत कराओ, है ना। और ऐसा अब सर कहोगे कि चल रहे हैं तो भी तो लेटना ही चाहेंगे। बॉडी, आपकी बॉडी चाहती है, अब वो तो डिपेंड करता है ब्रेन और हार्ट का कोऑर्डिनेशन वगैरह, वो अलग चीज़ है। कोई मान लो, चलो नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं यार, छोड़ो। नॉन लिविंग थिंग है कोई चीज़, तो क्या होती है? वो क्या चाहती है? मास। वो अगर रुकी हुई है तो रुकी हुई होना चाहती है, चल रही है तो चलती हुई होना चाहती है। वो कभी भी ऐसे खुद से नहीं चाहती कि वो रुक जाए। तो जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसीलिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। बाहरी बल की ज़रूरत इसीलिए होती है बाबू, जिससे चलते हुए को रोक सके, रुके हुए को चला सकें। ठीक है, इसीलिए असंतुलित बल का वो आता है, कॉन्सेप्ट आता है, और क्या वहाँ पे लगता है? तो एक तरह का बल लगता है जो चलते हुए को रोकता है और रुके हुए को चलाता है। ठीक है, नहीं तो इनर्शिया जो जड़त्व है, जो जिसका जिद है किसी सब्सटेंस का, वो नहीं चाहता कि मेरा स्टेट चेंज हो, मेरी स्थिति चेंज हो, जैसी है वैसी रहने दो। मास इज मीजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास जिसका, अब समझो मास क्या है? माप है इनर्शिया का। जिसका मास ज़्यादा, क्या है? जिसका द्रव्यमान ज़्यादा किसी वस्तु का, तो उसका इनर्शिया, उसका जड़त्व ज़्यादा। ध्यान रखना है ये चीज़, ये रिलेशन याद रखना। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक, ये रिलेशन याद रखना। जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब कोई बड़ी सी अलमारी है, उसको धक्का दो, उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसका जिद ज़्यादा है, मैं नहीं खिसकूँगा, मुझे खिसकना ही नहीं है, तुम्हें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। अरे खिसक जा भाई, खिसक जा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या है वहाँ? उसकी जिद ज़्यादा है। ठीक, अब कोई ये छोटा सा रिमोट है, इसको खिसकाना तो आराम से खिसका दोगे, क्योंकि ये छोटा है, इसका मास कम है, इसकी जिद कम है, इसका इनर्शिया कम है ना। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलो। अब क्या है? हैवियर ऑब्जेक्ट मोर, वही है कि जो भारी होगा उसका इनर्शिया, उसका जड़त्व तो ज़्यादा होगा। स्टोन हैज़ अ मोर इनर्शिया देन फुटबॉल। अब ऐसा क्यों है? फुटबॉल देखो, डेंसिटी फुटबॉल की कम होती है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास के तो जड़त्व तब भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मास ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, तो मास ज़्यादा तो आपका डेंसिटी भी तो ज़्यादा हो जाएगा। डेंसिटी जो है आपकी किसके प्रोपोर्शनल होती है? देखो, डेंसिटी घनत्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इनर्शिया। तो मतलब इनर्शिया भी तो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ठीक, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि डेंसिटी भी तो इनर्शिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जिसका घनत्व तो ज़्यादा उसकी जड़त्व तो ज़्यादा। ठीक है, जिसकी घनत्व तो ज़्यादा उसकी जड़त्व तो ज़्यादा। ठीक, अब समझ आया? तो स्टोन क्या होता है? बहुत घना, मतलब छोटा, एरिया वाइज तो छोटा होता है, लेकिन क्या होता है? उसकी वॉल्यूम ज़्यादा, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम कम लेकिन डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, हैवी होता है, लेकिन फुटबॉल उतना हैवी नहीं होता। आई क्रिकेट बॉल हैज़ अ मोर इनर्शिया देन अ रबर बॉल। रबर बॉल से ज़्यादा भारी होता है क्रिकेट बॉल, आपको पता है। सीजर बॉल जो होती है वो ज़्यादा भारी होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। पहले ही बता चुका, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? आपके द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो, छोटी सी कार है, उंगली से धक्का दिया, चल दिया, क्योंकि इसका जड़त्व तो इसका जिद कम है, ये कम जिद्दी है क्योंकि ये छोटा है। तो अरे सर, छोटे की जिद तो ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। ठीक है,
तो छोटे की जिद ज़्यादा होती है तो कनपटी के नीचे बजा के उससे काम भी तो करा लिया जाता है ना। अब कोई बड़ा हो गया तो उसको धमाधम मार के काम तो नहीं करा पाओगे, तुम उसको मारोगे, तुम दो उसको मारोगे, चारों तुम्हें मार देगा, कैसे कराओगे भाई। ठीक, तो छोटा है, इसको डांट मार के थोड़ा सा फुसला के समझा के चल भाई चल करके निकाल देंगे, क्योंकि इसकी ज़िद कम है। चलो, लेकिन ये जो है बहुत ज़िद्दी है, नहीं हिलना चाहेगा, इसलिए बड़ी कार को ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा यहाँ पे। समझ आ गया इनर्शिया का कॉन्सेप्ट? सिंपल था, आसान था, सिंपल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करना हो, इनर्शिया को ओवरकम करना हो, जड़त्व को क्या करना है, जड़त्व अब खत्म करना है, जड़त्व के ऊपर आगे बात करते हैं ना, जड़त्व पर विजय पाना है या जड़त्व को ओवरकम, अब जड़त्व को छोड़ के आगे उसके आगे बढ़ना है, मतलब उसको मूव कराना है किसी ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो क्या करते हैं, बॉडी मूव फ्रॉम रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। हमें अभी मैंने भी बात बता दी पहले यार कि हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, जड़त्व तो खत्म करना हो अगर तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कि बॉडी क्या चाहता है, अगर रुका है तो रुका रहना चाहेगा, चल रहा है तो चलना चाहेगा। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है, यही तो बोलता है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, चल रही है तो चलना चाहेगी, लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो वो परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए फर्स्ट लॉ को इनर्शियल लॉ भी बोलते हैं, कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा इनर्शियल लॉ, फर्स्ट लॉ को ही, ये भी ध्यान रखना, इनर्शियल लॉ भी कहते हैं, पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आगे बात करें, we will consider second part of the first law of motion which says that body in uniform motion will continue to move unless a force compels it to change its state of uniform motion in a straight line। वही है यार, कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चली जा रही है तो तब तक चलेगी सीधी रेखा में जब तक उस पर क्या ना लग जाए, बल ना लग जाए, बल लगेगा तो अपनी दिशा परिवर्तित कर लेगी। ठीक है, यदि साइकिल की गति को की विरोध करने के लिए कोई वायु प्रतिरोध और कोई घर्षण ना हो तो गति के प्रथम नियम के अनुसार चलती रहेगी साइकिल। अगर साइकिल के चक्के में नीचे ज़मीन से फ्रिक्शन ना लगे और हवा का जो फ्रिक्शन है, सामने से हवा आती है वो भी तो टकराती है, तो वो ना लगे तो आपकी साइकिल चलती रहेगी। बस एक पेंडल मारो फिर चलती रहेगी, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं कभी। तो क्या करता है यहाँ पे, फ्रिक्शन आपका क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स जैसा काम करता है बाबू। आगे बढ़े, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कुछ एग्जांपल है, वो देखे होगे ना कुछ मूवीज़ वगैरह इसमें, कि ऐसे कपड़ा रखते हैं, कपड़े के ऊपर 4-5 ग्लास रखते हैं, 4-5 शीशे का ग्लास रखते हैं, टेबल पे कपड़ा बिछाए और उसके ऊपर 4-5 ग्लास रख दिए शीशे का, खूब फोर्स के साथ एकदम तेज से चद्दर हटाते हैं, जो भी कपड़ा रखते हैं उसको हटाते हैं और ग्लास अपनी जगह से हिलता ही नहीं, ग्लास उसके ऊपर होता है, चद्दर के ऊपर, वो जो कपड़ा होता है उसके ऊपर, लेकिन कपड़ा खिसकने के बाद वो टेबल पे ग्लास पहुंच जाते हैं, एक भी ग्लास गिरते नहीं है एक के ऊपर एक सजाने के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो इनर्शिया, यहाँ पे जड़त्व का कॉन्सेप्ट होता है। ये मोशन, ये जो है आपका, ये बिल्कुल रेस्ट में है। ठीक, इतनी तेज़ फोर्स लगाओ, इतने कम टाइम के लिए फोर्स लगाओ कि क्या होगा, इसमें कोई मूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आप धीरे से फोर्स लगाओगे, अगर इसको कपड़े को धीरे से, मतलब थोड़ा भी कम हुआ ना फोर्स तो सारे ग्लास गिर जाएंगे शीशे के, लेकिन फोर्स इतनी जल्दी में लगाना होता है तुम्हें, बहुत कम टाइम में लगाना होता है। ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पे, इसलिए इनर्शिया आता है। अब यहाँ पे मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट अभी आगे मिलेगा इसका। ठीक, आगे बढ़े। सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। कुछ रोज़मर्रा के जो उदाहरण हैं उनसे हम समझते हैं कि क्या है जड़त्व, किसी बॉडी का जड़त्व क्या है। ठीक, व्हेन अ हैंगिंग कारपेंटर इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट। देखो जैसे क्या होता है, छोड़ो इसको भी, छत पे कभी कपड़ा रखे हो या बिस्तर बेडशीट बिछाए हो, 2-3 दिन बाद क्या करो, बेडशीट हटा के झाड़ो ऐसे, तो उसमें से क्या निकलता है, धूल निकलता है ना। निकलता क्यों, ऐसे झाड़ने पे धूल क्यों निकलता है, धूल अभी रेस्ट में है, तुमने चद्दर को मूव किया, धूल नहीं मूव हुआ था। ठीक है, धूल अभी भी रेस्ट में है, उसको नहीं पता कि तुम चद्दर हिला रहे हो। अब चद्दर ऐसे हिलाया तुमने जोर से, ठीक है, जोर दे मारा पटका, अब उसमें क्या होगा, जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको पता है वो तो रेस्ट में है, तो वो अपनी जगह रुके रहेंगे। इधर चद्दर हट गया, वो सब वहीं के वहीं रह गए, तो इसलिए बाहर निकल जाता है, चद्दर हट जाता है। जैसे कि वो कॉइन और ग्लास वाला एग्जांपल हुआ था, समझ आया, इनर्शिया का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जड़त्व का। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कार बस में जो तुम्हारी बॉडी जब एकदम से ब्रेक लगता है तुम आगे खिसक आते हो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी रेस्ट में है, लेकिन जो ओवरऑल जो है बस मूव कर रही है, तुम्हारी बॉडी को नहीं पता कि अभी क्या है, आगे ब्रेक लगने वाला। तो एकदम से जब ब्रेक लगता है तो तुम्हारा जो झटके से तुम क्या करते हो, आगे आ जाते हो। ठीक है, समझ आया। द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, जब एकदम से गाड़ी स्टार्ट होती है तुम पीछे आ जाते हो, यही सब रीज़न होता है। अब व्हेन आर रनिंग कार और बस स्टॉप सडनली द पैसेंजर जग फॉरवर्ड, जब एकदम से ब्रेक लगता है तो तुम एकदम से झटके में आगे आ जाते हो, या एकदम से स्टार्ट होता है तो पीछे चले जाते हो। यही
किसका रीजन होता है? जड़त्व का, इनर्शिया का। यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है कुछ, देखो ये भाई साहब पीछे चिपक गए, अभी ये अभी आगे आ गए। अब वही सारे उसी के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। फोर्स क्या होता है? ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। ध्यान रखना, सदिश राशि, अदिश राशि पढ़ा चुका हूँ। किसमें पढ़ाया था? मोशन में ही मैंने बता दिया था, ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में मोशन के। तो अब ये मत पूछना ही क्या होता है, फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, किसी एक दिशा में लगता है। फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस और टेंस चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। अब क्या होता है, ये क्या करता है आपको, जो ये ऐसा प्रयास करता है कि किसी बॉडी का जो स्टेट है, स्थिति है, उसको परिवर्तित कर दे, ठीक है। या तो वो रुका हुआ है तो उसमें परिवर्तन ला दे, अगर चल रहा है तो उसमें परिवर्तन ला के उसको रोक दे, ठीक है। वही क्या होता है? फोर्स होता है, बल होता है। आगे बढ़े। अब मोमेंटम क्या होता है? देखो फर्स्ट लॉ में आता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज़ होता है बाबू? कुछ नहीं होता, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, किसका? मास का, द्रव्यमान का, और वेलोसिटी वेग का। वेग और द्रव्यमान का क्या? गुणा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या होता है? मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से बाबू। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से, याद रखना, ठीक। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। अब जो फोर्स होता है, देखो अब आपका जो फोर्स लग रहा है वो स्टॉप मूविंग बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज़्यादा फोर्स होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ज़्यादा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक। जितना ज़्यादा क्या होगा? मास होगा, उतना ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा आपको, ठीक। अगला क्या है? फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। अब फोर्स एक चीज़ पे और डिपेंड करेगा, बल एक चीज़ पे और निर्भर करेगा, कि अगर कोई चीज़ बहुत तेज़ आ रही है तो हमें ज़्यादा बल लगा के रोकना होगा, कोई चीज़ धीरे धीरे आ रही है तो कम बल लगा के। अब कोई बॉल बहुत स्पीड से आ रही है, एकदम शॉर्ट, कोई तेज़ से हमारा कैच लेना है, तो तुम्हें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा ना उसको रोकने के लिए। अब हल्का सा बल लगाओगे, क्या वो छूट जाएगा तुम्हारे हाथ से, ठीक है। तो वही चीज़ है कि अगर कोई, किसी की वेलोसिटी, किसी का वेग ज़्यादा है तो बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, किसी का मास ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, तो भी तुम्हें बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक रिलेशन बोल रहा है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मास। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? वेलोसिटी, वेग, ठीक। ये दोनों बातें यहाँ लिखी हुई हैं। क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अब गति किस पे निर्भर करता है? द्रव्यमान पर और वेग पर। किसी की गति द्रव्यमान या उसके वेग पर निर्भर करती है। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं बाबू, ठीक है। देखो क्या होता है, मोमेंटम इक्वल क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, या P इक्वल mv, ठीक है। यही तो बताया मैंने, सिंपल। यहाँ पे ये हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, फोर्स इक्वल क्या होता है? फोर्स इक्वल क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक। त्वरण, द्रव्यमान इनटू द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये क्या होता है? आपका बल होता है, ठीक। अब आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? मास इनटू वेलोसिटी पढ़ी, किसकी वैल्यू पढ़ी? मोमेंटम की। मोमेंटम की वैल्यू मास इनटू क्या पढ़ी? मोमेंटम की वैल्यू पढ़ी मास इनटू, यहाँ मोमेंटम भी लिख देता हूँ, मोमेंटम। अरे यार ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? चलो, मोमेंटम इक्वल क्या होगा? मास इनटू, क्या हो रहा है भाई? ये कौन सी जादू हो रही है? वेलोसिटी, ठीक है। ये दोनों रिलेशन याद रखना, ठीक। अभी इसमें कुछ और ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, ठीक। सिंपल इतना। आगे बढ़े। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड हेंस इट्स मोमेंटम इज ऑल्सो 0। अब क्या होगा? देखो यहाँ से रिलेशन से क्या समझ आ रहा है कि अगर मास को 0 कर दूँ, अगर द्रव्यमान 0 हो जाए तो बल भी क्या हो जाएगा? 0। उसी तरह अगर मैं मास को 0 कर दूँ तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? ये क्या हो रहा है भाई? ये कहाँ इतना मल्टी कलर हो गया? चलो छोड़ो, लेव इट। अब क्या बोल रहा है? मोमेंटम क्या होता है? अगर मैं मास को, द्रव्यमान को 0 कर दूँ, किसी को द्रव्यमान किसी का 0 कर दूँ, शून्य कर दूँ, तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? उसका संवेग 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगर किसी का वेग 0 कर दूँ
तो भी उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर इसको जीरो जीरो कर दें, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, मल्टीप्लिकेशन में है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वही सारी चीज़ें लिखी है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना सदिश राशि होती है। एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है, ये क्या है, ये केजी में है, मास को किस में रखते हैं, केजी में, इनटू वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, ऐसे आता है ये रिश्ता, संबंध, रिलेशन। ठीक, कराटे प्लेयर कैन ब्रेक पाइल ऑफ टाइल्स और स्लैप सिंगल ब्लो ऑफ हिज हैंड। कुछ एग्जांपल्स दिया, एवरी मूविंग बॉडी पोजेसेस मोमेंटम। हर चलती हुई जिसमें गति है वो क्या करता है, मोमेंटम। ठीक है, वो क्या शो करता है, मोमेंटम। अगर कहीं गति हो रही है तो वहाँ पे मोमेंटम होगा, क्योंकि गति हो रही है तो गति किस में होगी, किसी द्रव्यमान में होगी। जिसका द्रव्यमान ही शून्य है तो उसमें गति क्या, जब वो है ही नहीं, नल है, जीरो है, तो क्या मूवमेंट, क्या उसमें वेग लाओगे, क्या वेलोसिटी लाओगे। अगर वेलोसिटी हो रही है मतलब द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, तभी उसमें वेलोसिटी आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से हम चीज़ें समझ सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, अब कुछ MCQs कर लेते हैं, सिंपल से, आसान से। ठीक है, When a toothpaste tube is squeezed, its shape changes. The force is responsible for this an example of. अगर टूथपेस्ट को क्या किया जाए, टूथपेस्ट ट्यूब को स्क्वीज कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो क्या होता है, उसका शेप जो है बदल जाता है। जब टूथपेस्ट की ट्यूब को दबाया जाता है तो उसका आकार बदल जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, बैलेंस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, या अनबैलेंस फोर्स, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कौन जिम्मेदार है, बताओ जल्दी बताओ। उसका आकार बदल जाता है तो बैलेंस फोर्स होगा ना। यहाँ पे आकार परिवर्तन किसके वजह से होता है, बैलेंस फोर्स की वजह से। ठीक है, समझ आ रहा है, आगे बढ़े। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु को जड़ता किसका कारण बनता है, टू इंक्रीज इट्स स्पीड, टू डिक्रीज इट्स स्पीड, टू रेजिस्ट अ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मोशन। देखो क्या करता है, रेजिस्ट करता है उसके स्टेट ऑफ मोशन को, मतलब वो जैसी गति करना चाहता है उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उसकी गति की जैसी अवस्था है उसको, अगर वो चल रहा है तो उसमें विरोध करेगा, या रुक रहा है तो उसमें विरोध करेगा। यही तो काम है किसका, इनर्शिया का। ठीक है, सिंपल। स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए तो नहीं होता ना इनर्शिया। व्हेन वी टॉक ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स यूजुअली मीन्स, अगर हम बल की बात करें किस पे, बॉडी पर, किसी शरीर पर बल की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका क्या मतलब है कि बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। ऑब्वियसली अभी आपने पढ़ा कि अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं कि इस पर बल लग रहा है, तो किस तरह का बल होता है, वो बल आ रहा है मतलब आपका बल दिख रहा है किसी बॉडी पर, तो अनबैलेंस फोर्स होगा ऑब्वियसली। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जिसे कहते हो। A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. This shows that the motion of train is. अगर कोई पैसेंजर है वो क्या कर रहा है, तो एक सिक्के को उछाला, सिक्का जो है हवा में उछला, लेकिन क्या होगा, ट्रेन टॉसेज अ कॉइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम। अब जो सिक्का उछाला वो हवा में उड़ा, लेकिन वो उसके पास नहीं गिरा, उसके कुछ पीछे गिरा। ये क्या बताता है, क्योंकि ट्रेन तो चल रही है लगातार ना, वो सिक्का हवा में उछाला तो वो ट्रेन तो लगातार चल रही है, आपकी बॉडी आगे बढ़ रही है ना, तो सिक्का तो हवा में था, तो सिक्का तो पीछे कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी आगे बढ़ गई। अब आप यहाँ सिक्का उछालो जल्दी से, यहाँ से खिसक जाओ, तो सिक्का तो पीछे कहीं गिरेगा ना, क्योंकि आपकी बॉडी चल रही है। तो आपकी बॉडी ट्रेन की बॉडी के साथ चल रही है ना, और सिक्का तो अब तो हवा में हो गया, आपसे टच तो है नहीं, जब तक टच था साथ में चल रहा था। तो यहाँ क्या दिखाएगा, किस चीज़ क्या बताएगा, एक्सेलरेटेड, मतलब त्वरित बताएगा, क्योंकि वो एक्सेलरेटेड है, वो तुरंत पोजीशन चेंज किया, स्पीड उसकी चेंज हुई और तुरंत पोजीशन चेंज किया, तो उससे क्या हो गया, ये इस तरह, ये रीज़न। ठीक, आगे बढ़े। यूनिफॉर्म क्या है, मोशन ट्रेन नहीं, यूनिफॉर्म नहीं होगा। When an hanging carpet is beaten with a stick, the dust particles start coming out. This phenomena, कौन सा फिनोमिना होता है भाई, अभी भी मैंने पढ़ा है कि जब बिस्तर पे मारते हो तो उसमें जो डस्ट हैं वो ऊपर आ जाते हैं, धूल जो है, धूल के कण ऊपर आ जाते हैं, तो उसका क्यों होता है वो, थर्ड लॉ नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं, फर्स्ट लॉ की वजह से होता है ना बाबू, यही तो पढ़े, फर्स्ट मोमेंटम किस में पढ़े, फर्स्ट लॉ में ना, अभी तो सेकंड लॉ की बात ही नहीं की है। ये सारी चीज़ें किस में पढ़े हो, मोमेंटम याद रखना, या इनर्शिया मोमेंटम, ये सारी चीज़ किस में आती है, फर्स्ट लॉ में आती है। ठीक, तो ये फर्स्ट लॉ का है। A water tanker filled up to 2/3 of the tank with water is running with a uniform speed. When the brakes are suddenly applied, the water in its tank would. क्या होगा, क्या है, एक पानी का टैंकर जिसमें 2/3 पानी भरा है, समान गति से चल रहा है, जब अचानक ब्रेक लगाया जाए तो टैंक में पानी में क्या होगा, पानी का जो
जो टैंकर है पानी का, उसमें पानी क्या होगी, हलचल होगी ना, मूव करेगी ना, क्योंकि 2/3 ही भरा है, 1/3 तो अभी भी खाली है ना, 2/3 भरा है तो 1/3 खाली है अभी भी, तो उसमें क्या होगा, मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अब उसमें पानी की टंकी क्या होगी, आगे जाएगी कि पीछे जाएगी। एकदम से ब्रेक लगाते हो तो तुम क्या होते हो, आगे जाते हो कि पीछे जाते हो, आगे जाते हो ना, तो पानी की टंकी भी किधर जाएगी, रिमेन्स अनअफेक्टेड, राइज अपवर्ड्स, नहीं आगे क्या पानी का पूछा ना, व्हेन द ब्रेक्स आर सडनली अप्लाइड द वाटर इन इट्स टैंक कुड बी, पानी जो अंदर रखा पानी है वो किधर जाएगा, ऑब्वियसली बाबू आगे की साइड जाएगा, करके देख लेना। तुम आगे की साइड जाते हो तो अंदर का पानी भी तो आगे की साइड फ्लो करेगा, तो क्या होगा, मूव फॉरवर्ड, आगे की साइड मूव करेगा पानी, जाके आगे जाके टंकी से ऐसे टकराएगा, ठीक है। इफ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन आवर हैंड इट फेल्स टू द ग्राउंड, द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फेल डाउन, कौन चुम्बक को कौन गिराता है, अरे कोई भी चीज़ है ज़मीन पे गिर रही है, क्यों गिर रही है भाई, ग्रेविटी की वजह से। दुनिया की कोई भी चीज़ ऊपर फेंक रहे हो, नीचे आ रही है, न्यूटन के सर पे सेब गिरा, क्यों गिरा, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी उसी वजह से आई ही, तो क्या हो जाए यहाँ पे, मैग्नेटिक फोर्स नहीं, अनबैलेंस फोर्स बाबू, अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स में जो एक्स्ट्रा फोर्स है कौन है, ग्रेविटेशनली तो है, अनबैलेंस लगा, असंतुलित, लेकिन असंतुलित बल कौन सा था, वो नीचे वाला जो था, बताया था नहीं फिगर बना के, बैग, स्कूल बैग वाला। और अगर असंतुलित बल नहीं लगता, संतुलित लगता, तो वो चुम्बक तुम छोड़ते तो हवा में ही तैरता रहता, उड़ता रहता, ठीक है, सिंपल। आगे बढ़े, इनर्शिया ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, जड़त्व तो किस पे निर्भर करता है किसी बॉडी का, मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोमेंटम पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड पर डिपेंड करता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, बाबू मास पे डिपेंड करता है, मास ज़्यादा तो जड़त्व ज़्यादा, और डेंसिटी पे डिपेंड करता है, याद है ना। When a rubber balloon held between the hands is pressed, its shape changes, उसका आकार बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि उस पर बैलेंस फोर्स लगता है, पढ़े हो सारी चीज़ यार, क्या होता है, बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बैलून। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इनमें से कौन सा प्रभाव किसी वस्तु पर कार्य करने वाले असंतुलित बल द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता, चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी, ऑब्वियसली चेंज हो रहा है स्पीड, तो क्यों हो रहा होगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, ये तो अनबैलेंस की वजह से हुआ। चेंज इन शेप ऑफ द बॉडी, छोड़ो, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन क्यों परिवर्तित कर पाओगे, जब अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तभी तो डायरेक्शन बदल पाओगे उसका। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ये भी अनबैलेंस फोर्स। सिर्फ शेप की बात करते हैं, शेप किस में होता है, बैलेंस में भी बदल जाता है, मैं दोनों साइड से बराबर का फोर्स लगाया, इसका शेप बदल गया, तो ये तो बैलेंस की वजह से हुआ ना, संतुलित बल लगा तभी चेंज हो गया ना, ठीक है। तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन आपके थे, चैप्टर थोड़ी जल्दी ख़त्म किया गया, इसलिए जल्दी थोड़ा ख़त्म किया गया क्योंकि ये है 9th का यार, चीज़ें सिंपल हैं और तब भी सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, ये बिल्कुल शिकायत नहीं होगी कि चीज़ें समझ नहीं आई होंगी या एक्सप्लेन नहीं किया गया कुछ। आगे हम लेके आएंगे सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और आगे की चीज़ें, ठीक है। और वो कंजर्वेशन ऑफ क्या, कंजर्वेशन किसका, मोमेंटम का, ठीक है, मोमेंटम का, संवेग का कंजर्वेशन पढ़ेंगे आगे, ठीक। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली लाइव क्लास में, ठीक। हर हर महादेव।